बिहार में पिछले एक दशक में जो सबसे बड़ी क्रांति कहें और जो सबसे बड़ा एक व्यापारिक परिवर्तन हुआ है वो लेयर फार्मिंग के क्षेत्र में हुआ है और जिसकी गूंज देश में भी उठी है। वो हुआ कैसे? वो हमारे यहाँ के उद्यमियों का यह प्रयास हुआ जब उनको लगा कि हमारे प्रदेश में खपत है, उत्पादन कम है, तो उन लोगों ने उत्पादन में अपने को जोड़ा। इस कड़ी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अभी जहाँ पे हम हैं उन उद्यमी से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये जगह जो है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, एक समस्तीपुर और बेगूसराय का बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया बोलने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा आप जब आएंगे तो इंटीरियर लगेगा और आपको लेकिन अच्छा लगेगा। ये पूरी जर्नी, पूरी यात्रा जो है वो अच्छे अनुभव के साथ आप जुड़ेंगे। तो आपको मैं आगे मिलवाऊं इसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषि का और मैं हूं राकेश के कश्यप। मैं आपकी मुलाकात कराने ले जा रहा हूं जयदेव कुमार उर्फ सिंटू जी हैं, जिन्होंने लेयर फार्मिंग की। लेयर फार्मिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन लेयर फार्मिंग से जुड़े जो इनके अनुभव है, जब मैंने बात किया तो वो रोचक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनसे सुने कि इन्होंने कैसे शुरू किया और क्या अनुभव रहा इनका। सिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपसे जब मुलाकात हुई और बात हुई तो ये लगा कि आप बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं कि आपने एक बड़े शहर को छोड़कर और अपने गांव वापस आए। हमको ये जर्नी थोड़ी सी संक्षेप में बताइए कि आप कहाँ थे और कैसे यहाँ आना हुआ। सर, सबसे पहले आप हमारे यहाँ तक पधारे, इसके लिए धन्यवाद। आपके चैनल को भी सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम सिंटू है, ऐसे आप जयदेव कुमार उर्फ सिंटू। जयदेव कुमार आप कहेंगे तो शायद कम लोग ही जानेंगे। सिंटू मेरा प्रचलित नाम है, सारे लोग, मैक्सिमम लोग इसी नाम से जानते हैं। हम लोग हरियाणा में गुड़गांव शहर है, वहाँ से जुड़े हुए थे लगभग 14-15 साल। वहाँ हम लोगों ने अपना काम किया। जब नोटबंदी के बाद जब काम में कमी आई तब फिर हम लोग गांव की ओर चले। जब गांव आए तो फिर हम लोग ये तय किए जो नहीं, हम लोग एक लेयर फार्मिंग करेंगे और अभी लगभग 10 साल से हम इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कितने से शुरुआत की आपने? सबसे पहली शुरुआत जब आपने की तो कितने फ्लॉक जो बोलते हैं, कितने चूजे से शुरुआत की? एक्चुअली पहला फ्लॉक जो मेरा था, जो फार्म बना था, उसमें 10,000 चूजा था। 10,000? जी, 10,000 चूजा से हमने शुरू किया था। आपने जब शुरू किया तो उसके पहले कोई तकनीकी जानकारी इसकी आपको थी या नहीं थी? एक्चुअली तकनीकी जानकारी थी नहीं, लेकिन एक्चुअली हम लोग हरियाणा से जुड़े हुए थे और हरियाणा में इस व्यवसाय का ज़्यादा, हमारे बिहार से ज़्यादा वहाँ के लोग जुड़े हुए थे, हरियाणा और पंजाब। तो वहाँ हम लोगों ने इस व्यवसाय को करीबी से देखा और देखने के बाद फिर यहाँ आके हमने उसको शुरू किया। एक जो सबसे बड़ी पहलू होती है कि जैसे आप तो चूँकि काफ़ी रिसर्च किए भी होंगे, चिक्स का क्रय करना या ये जो आपने शेड बनाया या जो केज बनाया, इन सब की जानकारी ऑन ग्राउंड आपको कैसे हुई? एक्चुअली जब हम यहाँ आए उससे पहले कुछ लोग इस व्यवसाय से जुड़ चुके थे, तो परेशानी तो हुआ उस समय। अभी भी बहुत सारा मटेरियल वगैरह है जो हमारे यहाँ बिहार में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, केज से रिलेटेड चीज़ हो, लेकिन अब मिलना थोड़ा शुरू हो गया है। तो उस समय थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन जो लोग जुड़े हुए थे उनसे मिल के हमने फिर इस काम को आगे बढ़ाया। अभी आपको कुल कितना साल हो गया इस व्यवसाय में? सर 10 साल से हम 10 साल हो गया। एक दशक बहुत लंबा समय होता है। 10 साल के इस अनुभव में कैसा लगा आपको? आपको कई बार कुछ ऐसा लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए? एक्चुअली उतार चढ़ाव तो रहा ही। ये व्यवसाय करना उतना आसान नहीं है इस महीने में। अगर आप चाहते हैं नहीं, हम अपना पूंजी इन्वेस्ट कर दिए और इस काम को हम कर लिए, तो शायद हमें नहीं लगता है कि आप सक्सेस हो पाइएगा। और इसके लिए एक चीज़ है, जो हम जो चूजा तैयार करते हैं, जो मुर्गी है, वो मुर्गी, हम इस सेंस में बात करते हैं, वो मुर्गी ये कहती है जो आप हमें देखते रहो तभी हम आपको देखते रहेंगे। आप उससे नज़र चुराएंगे, वो आपसे नज़र चुरा लेगा। कहने का मतलब ये, तात्पर्य ये है
जो आप उसको देखते रहिए, मतलब आप विजिट खुद कीजिए। ये व्यवसाय आप किसी दूसरे के सहारे नहीं कर सकते। नेवर, कभी नहीं। इसको आपको खुद देखना पड़ेगा और खुद देखिए, फिर उसका मज़ा फिर अलग है। 10,000 फ्लॉक से जब आप शुरू किए तो उस समय आपका क्या इन्वेस्टमेंट था? सर एक्चुअली पहला फ्लॉक जब कभी भी बनता है तो और सारे चीज़ जो हैं कुछ उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कुछ खर्चा है, जैसे ऑफिस वगैरह आपका, कुछ गोदाम वगैरह हो गया, लेबर रहने के लिए हो गया। तो पहला फ्लॉक में तकरीबन हमें लगा जो 1 CR के आसपास, 1 CR लग गया। जी। और दूसरा जब आपने एक्सटेंशन किया? जी, दूसरा बना तो दूसरा में थोड़ा सा खर्चा कम इसलिए लगा क्योंकि और जो चीज़ थे कॉमन, वो चीज़ तो हाँ। बनाना नहीं हुआ। तो अगर हम दोनों का एवरेजिंग कर दें तो क्या आएगा आपको? दोनों का एवरेजिंग हम करेंगे तो तकरीबन 1.5। 1.5 CR में आपने 10-10 हज़ार के 2 यूनिट डाला। जी। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि जब आपने एक यूनिट लगाया था 10,000 का, तो आपको क्या लगा कि एक यूनिट है तो फिर दूसरा क्यों लगाया, या 2 यूनिट होना चाहिए? कुछ इसका आपका कैलकुलेशन है? नहीं नहीं, इसमें सर था क्या, जब हम एक यूनिट चला रहे थे ना, तो होता क्या था, एक यूनिट जब वो फ्लॉक पूरा हो जाता था तो पूरा होने के बाद और जब फिर चूजा आया और फिर जब वो तैयार हुआ था, मतलब जब दोबारा प्रोडक्शन आता था, इस बीच का गैपिंग पीरियड जो होता था वो तकरीबन 8 से 10 महीने का होता था। तो इस बीच में क्या होता था, हम लोग फिर मार्केट से फिर बाहर हो गए। हमारा अंडा जहाँ जाता था हम उससे कंटिन्यू रह नहीं पाते थे। हाँ। तो फिर थोड़ा सा वो दिक्कत होता था, दोबारा फिर रिपीट करने मार्केट से जुड़ना पड़ता था। अगर आपके पास 2 फ्लॉक है और कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा मार्केटिंग करना आसान रहता है। तो आप क्या सलाह देते हैं अगर कोई नया उद्यमी इसमें आता है, तो अगर मान लीजिए 10,000 का ना करे तो आप क्या कहेंगे कि 5-5 हज़ार का नहीं, दो? हाँ, मेरा कहना है कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप 10,000 ही खोलना चाह रहे हैं, हमारी कैपेसिटी 10,000 तक का ही है, तो छोटा छोटा 2 होना चाहिए, मतलब 5-5 का आप 5,000 2 का बनाइए। 2 यूनिट बनाइए। हाँ, 1 यूनिट बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वही उसी का आप 2 यूनिट बना लीजिए। अभी हम जहाँ पे हैं, ये चिक्स कितने दिन पुराना है? ये तकरीबन आज 12वां दिन है इस चिक्स का। 12वां दिन है। जी। तो ऐसे जो अभी आपने रखा है और ये पूरा स्पेस खाली है, इसका क्या? एक्चुअली चिक्स जब जिस समय आता है और चिक्स ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, तो ऑलरेडी जब ज्यों-ज्यों बड़ा होगा तो साइज़ उसको ज़्यादा चाहिए। तो अभी जिस समय आया था उस समय इससे और मतलब अच्छा। छोटा साइज़ तो था। मतलब यहीं पे आप इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसको हम धीरे-धीरे मतलब बढ़ाते चले हाँ, गए। अभी कुछ दिनों 2-4 दिनों में ये पार्टीशन जो है लगा हुआ है, इसको भी हम खोल देंगे और ये चिक्स पूरा इस सारे एरिया को कवर करेगा। फिर इससे जब ज़्यादा बड़ा होगा फिर अगला उधर का पार्ट खोलेंगे, मतलब फिर ये पूरा फार्म जो एरिया है इसमें। चिक्स का कुछ ये भी कैलकुलेशन है क्या कि पर स्क्वायर मीटर कितना जगह उनको देना चाहिए? हाँ, इसका भी है कैलकुलेशन। और जगह है जितना आप ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। जगह यहाँ जैसे ये ग्रोथ हो जाएगा, इसके बाद इसको आप केज में ले जाएंगे। जी। अंडे के लिए ऊपर इसको, मतलब ये चूँकि अभी मेकिंग स्टेज में है इसलिए हम लोग इसको ऐसा देख रहे हैं। जी जी जी। एक सवाल और हम आपसे करके थोड़ा प्रोग्राम को ये करेंगे कि सबसे बड़ी जो चुनौती मुर्गी फार्म में है वो है उसके बिट का। तो आप उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं? क्योंकि हम जब आज खड़े हैं यहाँ पे, तो मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि कभी मौका लगेगा तो आप आइएगा, अगर आप आते हैं तो। ये स्मेललेस फार्म है। आमतौर पे मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि आप मुर्गी फार्म में जाएं तो कुछ दूर पहले से ही हवा बता देती है कि यहाँ पे कोई एक फार्म है, लेकिन आपके फार्म के अंदर खड़े होकर हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अभी तक हमको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। तो मेरे बेचैनी हो रही है कि आपके मुर्गी के बिट का आप क्या करते हैं? एक्चुअली बीट का क्या है ना, बीट अगर आपका गीला होता है, सबसे पहले ध्यान इस बात का रखना है कि बीट गीला नहीं हो, उसके लिए जो भी प्रिकॉशन है उसको देखना पड़ेगा। बीट गीला होगा तो निश्चित रूप से स्मेल आएगा, स्मेल होगा, निश्चित रूप से उसमें पिल्लू आएगा, निश्चित रूप से मक्खी बनेगा। और बीट अगर गीला नहीं रहता है तो फिर आप अभी खड़े हैं फार्म पर और 10 साल पुराना फार्म है, 10 साल से हम इस काम को कर रहे हैं और शायद आप कभी भी आएंगे तो
ऐसा ही आपको मिलेगा। अच्छा फील होगा। तो अभी जब हम लोग फार्म में हैं तो क्या आप अंडा भी खिलाएंगे? सर अंडा स्वागत है, आप हमारे नहीं, यहाँ कोई आए। नहीं। मैं इसलिए अपने दर्शकों को बता दूं कि आपको मैं चिंटू जी से मिलवाने का उद्देश्य ये था कि आप जब इनसे मिलेंगे तब और बहुत सारी बातें होंगी। इस व्यापार में काफ़ी उतराव चढ़ाव आया और हर बार किसी भी उद्यमी को लगता है कि फंस गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसमें टिके रह गए और आज की तारीख में जो भी व्यक्ति मुर्गी पालन में खासकर लेयर फार्मिंग में जुड़ा हुआ है तो वो अच्छी स्थिति में है, ये ज़रूर कह सकते हैं, सारे तकनीकी समस्याओं के बाद भी। तो और बिहार चूँकि कंज्यूमिंग स्टेट है तो हमारे लिए तो कंजम्पशन कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। जो चुनौती मुख्य रूप से आप लोगों को फेस हुई मार्केटिंग में, वो कहाँ से हुई? सर मुख्य रूप से इस व्यवसाय में नहीं, कोई भी व्यवसाय में ना, हमारे सरकार की उदासीनता कहिए, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम लेयर फार्म हैं। मैं सिर्फ लेयर फार्म की बात करता हूँ, जिसको सरकारी सहायता नहीं के बराबर मिला है। हम अगर अपने ज़िला की बात करें तो मुश्किल से 10-5 ऐसे लोग होंगे जिनको सरकार से सहायता जी, मिली। क्योंकि प्रक्रिया इतना जटिल है, जो उस प्रक्रिया को सारे लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको कोई सहायता तो हम नहीं। आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करेंगे सरकार से, जो इस चीज़ में थोड़ा सा रियायत करके इस व्यवसाय को ज़िंदा रखा जाए। और चलिए, व्यवसाय को जिंदा तो सरकार क्या रखेगी, हम लोग सब कोई मिल के रखेंगे तभी होगा। चुनौती बहुत है, बातें बहुत सारी है, जिसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट की बातें हों, पॉल्यूशन के द्वारा क्या कष्ट हुआ नहीं हुआ, बिजली के बिल की बातें हैं, बहुत तरह की बातें जो है इस प्रक्रिया में आते रही। लेकिन आप मिले चिंटू जी से, ज़रूर मिले, नहीं मिले तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप इसके उन सारी तकनीकी पहलुओं को जान सकते हैं। खुले दिल से आप बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। आप देख रहे थे आपका यूट्यूब चैनल कृषि का, और मैं चिंटू जी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपके इस प्रयास को इस जगह पे आके आपने किया, इतने लोगों को रोजगार से जोड़ा, इसके लिए।